जी हमें ये बताएं, आपने इम्तियाज अली जी जो है उनके लिए भी काम किया है। जी। जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो उन्होंने एक रोमांटिक लव स्टोरी से शुरुआत की, फिर उन्होंने जब भी मेट के बाद लव आजकल बनाई एंड देन रॉक स्टार। आपने उनके साथ काम किया, जब भी मेट से ही आप उनके साथ जुड़े? सोचा ना था, पहली पिक्चर उनकी सोचा ना था। ऑलराइट, तो वो भी एक लव स्टोरी थी। जी। तो जब आप उनके साथ जुड़े तो आपको क्या लगा कि अब हम लोग साथ में जुड़ रहे हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन कैसा होगा, या उनके साथ काम करना कितना कंफर्टेबल आपको लगा? देखिए, जब मैं और इम्तियाज मिले थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों के बीच बिना कागज का एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाएगा कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ ही काम करेंगे। जी। आपको फिल्म इंडस्ट्री एक इस तरह की जगह है जहाँ बहुत गहरी दोस्तियां होती हैं, लेकिन सबसे गहरी दोस्ती वहाँ काम के साथ होती है। उसे आप काम की ईमानदारी कहिए या जो भी कहिए। अब अगर कोई एक्टर या गीतकार या कॉस्ट्यूम डिजाइनर मेरा दोस्त है और मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो जरूरी नहीं मैं उसको ही लूंगा। मेरे प्रोजेक्ट में जो आदमी फिट बैठेगा, मेरी कहानी में जो सही काम कर पाएगा, मेरे लिए जो अच्छा गीत लिख पाएगा, मैं उसको लूंगा। अब इम्तियाज को क्योंकि मैं तब से जानता हूँ, जब उसकी पहली पिक्चर सोचा ना था के लिए मतलब फ्लोर पे जा रही थी और मेरी मुलाकात हुई उससे। आपकी मुलाकात उनसे कहाँ हुई? मेरी मुलाकात एक म्यूजिक डायरेक्टर है संदेश शांडिल्य जी, उनके जरिए मेरी मुलाकात हुई थी। वो उस पिक्चर का म्यूजिक दे रहे थे सोचा ना था का, और मैं संदेश शांडिल्य से कोई मतलब जब उनके पिक्चर साइन करने से 15-20 दिन पहले ही मिला था एक स्टूडियो में बाय चांस। तो उन्होंने इम्तियाज को कहा और कि यार एक लड़का नया आया, मैं नया ही गया था, ये 2000 शायद 2 की ही बात है, साल भर भी नहीं हुआ था मुझे उस तरह से। तो आया है, तुम पिक्चर बना रहे हो, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो उसके साथ काम करने में तो तुम एक बार उसको ट्राई करके देखो। उसने इम्तियाज ने कहा मैं जरूर मिलना चाहूंगा, मैं तो बल्कि चाहता हूँ कि कोई नया लड़का हो, नई टीम बने, नए लोग आए मेरे प्रोजेक्ट में। तो मैं मिला और आप यकीन मानो इम्तियाज के साथ मिलते ही ऐसा लगा मुझे भी और उसे भी जैसे हम दोनों एक दूसरे को बहुत पुराने जानते हैं, हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, और हम दोनों इस तरह से बात करने लगे 2 मिनट के वक्फे में कि आप मतलब जैसे कोई लाग लवेट है ही नहीं, जैसे वो निर्देशक नहीं है, मैं गीतकार नहीं हूँ, इस तरह से बहुत ही दोस्ताना बातचीत हो गई। इरशाद जी हमें ये बताएं, आपने इम्तियाज अली जी जो है उनके लिए भी काम किया है। जी। जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो उन्होंने एक रोमांटिक लव स्टोरी से शुरुआत की, फिर उन्होंने जब भी मेट के बाद लव आजकल बनाई एंड देन रॉक स्टार। आपने उनके साथ काम किया, जब भी मेट से ही आप उनके साथ जुड़े? सोचा ना था, पहली पिक्चर उनकी सोचा ना था। ऑलराइट, तो वो भी एक लव स्टोरी थी। जी। तो जब आप उनके साथ जुड़े तो आपको क्या लगा कि अब हम लोग साथ में जुड़ रहे हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन कैसा होगा, या उनके साथ काम करना कितना कंफर्टेबल आपको लगा? देखिए, जब मैं और इम्तियाज मिले थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों के बीच बिना कागज का एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाएगा कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ ही काम करेंगे। जी। आपको फिल्म इंडस्ट्री एक इस तरह की जगह है जहाँ बहुत गहरी दोस्तियां होती हैं, लेकिन सबसे गहरी दोस्ती वहाँ काम के साथ होती है। उसे आप काम की ईमानदारी कहिए या जो भी कहिए। अब अगर कोई एक्टर या गीतकार या कॉस्ट्यूम डिजाइनर मेरा दोस्त है और मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो जरूरी नहीं मैं उसको ही लूंगा। मेरे प्रोजेक्ट में जो आदमी फिट बैठेगा, मेरी कहानी में जो सही काम कर पाएगा, मेरे लिए जो अच्छा गीत लिख पाएगा, मैं उसको लूंगा। अब इम्तियाज को क्योंकि मैं तब से जानता हूँ, जब उसकी पहली पिक्चर सोचा ना था के लिए मतलब फ्लोर पे जा रही थी और मेरी मुलाकात हुई उससे। आपकी मुलाकात उनसे कहाँ हुई? मेरी मुलाकात एक म्यूजिक डायरेक्टर है संदेश शांडिल्य जी, उनके जरिए मेरी मुलाकात हुई थी। वो उस पिक्चर का म्यूजिक दे रहे थे सोचा ना था का, और मैं संदेश शांडिल्य से कोई मतलब जब
उनके पिक्चर साइन करने से 15-20 दिन पहले ही मिला था एक स्टूडियो में बाई चांस। तो उन्होंने इम्तियाज को कहा और कि यार एक लड़का नया आया, मैं नया ही गया था, ये 2000 शायद 2 की ही बात है, साल भर भी नहीं हुआ था मुझे उस तरह से। तो आया है, तुम पिक्चर बना रहे हो, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो उसके साथ काम करने में तो तुम एक बार उसको ट्राई करके देखो। उसने इम्तियाज ने कहा मैं जरूर मिलना चाहूंगा, मैं तो बल्कि चाहता हूँ कि कोई नया लड़का हो, नई टीम बने, नए लोग आए मेरे प्रोजेक्ट में। तो मैं मिला और आप यकीन मानो इम्तियाज के साथ मिलते ही ऐसा लगा मुझे भी और उसे भी जैसे हम दोनों एक दूसरे को बहुत पुराने जानते हैं, हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं और हम दोनों इस तरह से बात करने लगे 2 मिनट के वक्फे में कि आप मतलब जैसे कोई लाग लवेट है ही नहीं, जैसे वो निर्देशक नहीं है, मैं गीतकार नहीं हूँ, इस तरह से बहुत ही दोस्ताना बातचीत हो गई। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वहाँ हर इंसान काम करना चाहता है, काम करना चाहना, इच्छा ही रखना काम करने की। आपके पास काम है या नहीं है, या आप उस वक्त कितने मसरूफ हैं या नहीं है, वो एक दीगर मसला है, वो एक दूसरी बात है। लेकिन इच्छा ही है कि काम करो यार, कुछ काम किया जाए। जो स्ट्रगलर अपने छोटे से कमरे में बैठा है और सिर्फ सोच ही रहा है, वो भी ये सोच रहा है कि कुछ काम करो यार। सबसे अच्छी बात उसकी ये है। और सबसे बुरी बात ये है कि बहुत बड़े बड़े विचारों को, बहुत बड़ी बड़ी बातों को मजबूर हो जाना पड़ता है बहुत ही हल्के ढंग से लोगों के सामने पेश आने के। लाइक बहुत बड़ा विचार, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, किसी गीत का एग्जांपल दूं या किसी फिल्म का एग्जांपल दूं, उसको इस तरह से डिल्यूट होके सामने, जैसे गुलजार साहब ने लिखा मिल जा कहीं समय से परे, अगर ये किसी कविता की लाइन होती तो इसमें बहुत बड़ा फलसफा होता, वो कहीं और इसको लेके जाते। या मैंने लिखा था मन के मत पे मत चलियो ये जीते जी भरवा देगा, अगर मैं इस पे गीत ना लिखता तो मैं इसको शायद इसकी उड़ान कहीं और लेके जाता जी। लेकिन क्योंकि हम एक कॉमर्स के तहत काम कर रहे हैं, एक व्यवसाय के तहत काम कर रहे हैं, तो हमें उन चीजों का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो कई बार बड़े विचार को मोड़ कोई और देना पड़ जाता है। वो हर एक के लिए है, डायरेक्टर के लिए भी है, लेखक के लिए भी है, या दूसरे बहुत सारे जो। यू मीन टू से आप जो सोच लेकर चल रहे हैं बॉलीवुड में, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए। कॉम्प्रोमाइज करना एक दूसरी बात है। कॉम्प्रोमाइज वर्ड मैं थोड़ा सा डेरोगेटरी मानता हूँ जी। उसको सिंपल करना पड़ जाए। आपकी थॉट बहुत गाढ़ी हो, आपकी थॉट बहुत भारी हो, आपकी थॉट बहुत कॉम्प्लेक्स हो, आपकी उस थॉट को उस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ या उस गाढ़ेपन के साथ एक आम आदमी ना शायद ना समझ पाए। इस वजह से आप कई बार उसको सिंपल तरीके से कहने की कोशिश करते हैं, और सिंपल तरीके से कहने के अपने खतरे होते हैं कि वो बात उतनी बड़ी या उतनी इफेक्टिव रहे या ना रहे। तो ये एक सबके साथ ये जिसे कहते हैं चलता है बॉलीवुड में, हर एक टेक्नीशियन के साथ, हर एक प्रोड्यूसर के साथ। ये थोड़ी सी बात मुझे कई बार तकलीफ देती है जी। पंजाब की मिट्टी से जुड़े लेखन के आप स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। लव आजकल का चोर बाजारी और आज दिनचर्या के लिए आपको काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया, काफी अवार्ड्स के लिए भी आप नॉमिनेट हुए, आपको मिले। तो क्या सोच थी जब आपने इन गानों को लिखा? क्या आपके बैक ऑफ द माइंड आपके क्या चल रहा था? देखिए, मैं पंजाब की मिट्टी का गीतकार पंजाब की मिट्टी से जरूर बनाऊं जी, लेकिन मैं सिर्फ पंजाब की ही मिट्टी का गीतकार नहीं। You are the specialist of that. वो इसलिए क्योंकि पंजाब भी मेरी जिसे कहते हैं पंजाब में रहने की वजह से मेरी उस
तरह की बात बोल जाती भाषा पंजाबी रही है। हिंदी में मैंने PhD की है, उर्दू एक तरह से घर की मेरी जुबान है। तो उन सारी चीजों की के मिश्रण ने मुझे एक अलग तरीके का एक समझ दी है लैंग्वेजेस के बारे में। रही बात पंजाब में पंजाब के एक स्पेशलिस्ट गीतकार होने की, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मुझसे पहले जो पंजाबी में गीत या पंजाबी शब्दों के साथ गीत होते थे वो सोनिए माहिए बे नी पे ही खत्म हो जाते थे, उनके से इतनी पंजाबी आती थी। जबकि पंजाबी बहुत बड़ी रिच जुबान है जी। उसके पास बहुत कुछ है देने के लिए, और मुझे इस बात को कहते हुए फक्र महसूस होता है कि मैं वाहद एक ऐसा गीतकार हूँ जिसने प्योर पंजाबी का गाना हिंदी पिक्चर में डाला है, मौजा ही मौजा प्योर पंजाबी का गाना जी। और मेरे किसी गाने में आप वे सोनिए माहिए जैसे शब्द नहीं देखेंगे, उसमें एक अलग खुशबू है, उसमें एक अलग रॉनेस है, उसमें एक जिसे कहते हैं अलग जो एक खिलंदड़ीपन है पंजाब का, वो उस तरह के शब्दों का चयन है वहाँ पे जी। अब क्योंकि पिक्चरें ही हमारी ज्यादातर पंजाब बेस्ड बनती हैं, जैसे आपने लव आजकल के इन गीतों की बात की तो उसमें सैफ अली खान पगड़ी वाले सरदार थे, सिख थे जी। तो अब सिख कोई बिहारी गाना तो नहीं गा सकता या भोजपुरी गाना नहीं गा सकता या द्रविड़ भाषा का कोई गाना नहीं गा सकता, तो वहाँ पंजाबी के शब्दों का यूज करना कहानी की डिमांड थी जी। मौसम में मैंने पंजाबी का यूज किया, मौसम में पंजाबी लफ्जों का इस्तेमाल करना उसकी जरूरत थी कहानी की। अभी मैं पिक्चर कर रहा हूँ सन ऑफ सरदार, पिक्चर का नाम ही सन ऑफ सरदार है, तो उसमें थोड़े बहुत पंजाबी शब्दों का इस्तेमाल करना कहानी की जरूरत है जी। तो मैं जरूरत के हिसाब से कुछ कर रहा हूँ, जबरदस्ती कुछ नहीं कर रहा हूँ जी। इरशाद जी आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जी। बहुत जल्दी जल्दी आपको जवाब देना है जी। सो यू रेडी? फेवरेट फूड? दाल चावल। फेवरेट डेस्टिनेशन? लंदन। गुलजार साहब या जावेद अख्तर? गुलजार साहब। वो फिल्में जिसमें आपको लगता है आपने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं? सारी। वो फिल्म जिसमें आपको लगता है आपने गीत उतने अच्छे नहीं लिखे, मतलब आप बहुत कुछ और उसमें कमाल कर सकते थे लेकिन नहीं आप कर पाए उस टाइम? ओके। वो लेटेस्ट फिल्म के गाने जिसके गाने मतलब आपने नहीं लिखे हैं लेकिन आपको बहुत पसंद है? वो लेटेस्ट फिल्म जो मैंने हाल में और पे अगर मैं कहूँ तो ऐसा मुझे नहीं याद है, ओंकारा के गाने मुझे गुलजार साहब के बहुत पसंद थे। उसके बाद शायद वो खाम ख्वाब में मुझे ख्वाब बुनने लगा, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तेरी और मयूरपुरी ने लिखा था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना। तो ऐसे मतलब भी गाने मुझे हैं जो काफी मुतासिर करते हैं। आपकी सबसे अच्छी आदत? सबसे अच्छी आदत ये है मेरी कि मैं लिखता हूँ। और सबसे बुरी आदत? यही है। इरशाद जी को डर लगता है? जी, इरशाद जी को डर लगता है अपने आप से। जिंदगी में वो काम जो आप कभी नहीं करना चाहेंगे? जिंदगी में जो काम मैं कभी नहीं करना चाहूंगा, ये मैं सब कुछ करना चाहूंगा, मैं क्यों नहीं करना चाहूंगा? फिर भी कोई एक काम? मैं ऐसा मुझे नहीं लगता, मतलब कोई बुरा काम ऑब्वियसली मैं किसी का कत्ल नहीं करना चाहूंगा ये, लेकिन ये बड़ा स्टूपिड सा जवाब है, मैं जानता हूँ। ऐसा सपना, वो सपना जिसके लिए आपने बहुत कोशिशें की हैं अभी तक लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, तो अगर मेरा उस सपने की आप एक पैमाइश के हिसाब से देखें या गिनती के हिसाब से देखें तो मैं बहुत शुरुआती दौर में हूँ। लेकिन वो आपका सपना मतलब वो पीक क्या है? वो पीक ये है कि जब आप इस तरह का कोई काम कर जाए, आप फॉर एग्जाम्पल आप मुगले आजम जैसी पिक्चर बना जाए, फॉर एग्जाम्पल आप मदर इंडिया जैसी पिक्चर बना जाए जिसके गीतकार तो आप हो ही, मे भी आप कहानीकार भी हो जी। और ऐसा भी हो सकता है आप उसके डायरेक्टर हो। मतलब आप समझती हैं, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। ऑलराइट, अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे? अगले जन्म में मैं यही बनना चाहूंगा जो मैं हूँ, और इसलिए मैं बनना चाहूंगा अगले जन्म में यही
क्योंकि जी इस जन्म में मैंने जो गलतियां कर दी है ना, वो मैं फिर नहीं दोहराऊंगा। लेकिन अगले जन्म तक आपको याद नहीं होगा आपने इस जन्म में क्या गलतियां की। चलिए फिर जो भी होगी गलतियां तो नहीं होंगी ना। ईशान जी, आपको इस समय बहुत सारे लिसनर्स सुन रहे हैं, क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़े फैन है वो आपके गानों के। मैं उनको मैसेज, देखिए मैं कोई पोस्टमैन तो हूँ नहीं, है ना मैं फेसबुक का पेज हूँ, तो मैसेज तो मैं बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अच्छे और बुरे गीतों की कम से कम पहचान जरूर रखिए, ये बहुत जरूरी है। ये एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री को आप लोगों का सहयोग है जी। अगर आप अच्छे और बुरे गीतों की पहचान कर पाए। और उसके अलावा मेरे गीत जरूर सुनते रहिए और मेरे गीतों के बारे में अपनी राय जरूर बनाते रहिए, भले वो अच्छी राय हो भले वो बुरी राय हो। अच्छी राय हो तो उस पर तो बेशक उतना शोर मत मचाइए कि ये अच्छा गीत लिख दिया। अगर कोई गीत ना अच्छा लगे तो मेरे साथ जुड़िए, मुझे और सुधारने जी। What?